नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, क्या हाल है? पढ़ाई हो रही है? अब तो आप लोग खुश होंगे ना कि मैं वापस आ गई हूं, क्लास ले रही हूं। चलिए, अब क्लास लूँगी, आप लोगों तक वीडियो जाएगी। देखिए, परिवार होता है, कुछ ना कुछ समस्याएँ आ जाती हैं तो हो जाता है। कभी मान लीजिए मेरी तबीयत ना ठीक होती है, इन सब बातों से कभी कभी हो जाता है। कई सारी परेशानियां होती हैं, कोई बात नहीं। अभी देखिए, परीक्षा भी नहीं आपकी होने वाली है तो आराम से पढ़िए, ठीक। जो पढ़ा दिया गया है कम से कम उसे तो याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि वहाँ से कोई प्रश्न आए तो आपसे जाने ना चाहिए, बिल्कुल हो जाए। क्या पढ़ाया हमने अभी तक? अभी तक पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिया। अब 2-3 क्लास में यह भी उत्तर वैदिक काल भी खत्म हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल पढ़ा दिया, उत्तर वैदिक काल 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा तो आपके पास 3 हो जाएंगे। और यहाँ से हर चैप्टर से प्रश्न आते हैं। जो भी टॉपिक होंगे आपके, सारे के सारे। पाषाण काल कभी छूटता नहीं, सिंधु घाटी भी कभी नहीं छूटता, चाहे वह टीजीटी हो चाहे वह पीजीटी हो। चलिए अब आगे देखते हैं। हम आज की जो हमारी चर्चा होगी उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति पर होगी कि उत्तर वैदिक काल में समाज किस तरीके से था। उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वह पितृसत्तात्मक ही था। इस उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति में गिरावट आती है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। इनसे कई सारे अधिकार छीन लिए गए थे, जैसे इनसे उपनयन संस्कार और सभा समिति में प्रवेश वर्जित हो गया। ये सारी चीज़ें, ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो इनका बंद कर दिया गया था। कहीं न कहीं ये डरते थे शायद महिलाओं से कि महिलाएं हमसे आगे निकल जाएंगे। चलिए, जो भी हो, हमें तो परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, पर जहाँ जहाँ कुछ बातें आएंगी वो बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक ही बनेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक स्थिति में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, ठीक। यहाँ का जो समाज था पूर्णतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था पर उत्तर वैदिक काल का समाज पूर्णतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। प्रत्येक वर्ण के लिए कर्तव्य निश्चित कर दिया गया था कि जितने भी वर्ण के लोग हैं वो उनके लिए अलग अलग काम समाज के ठेकेदारों यानी विद्वानों ने, जो विद्वान प्रवृत्ति के लोग थे भाई, समाज के ठेकेदार थे, उन्होंने निश्चित कर दिया कि नहीं, तुम इस जाति में जन्म लिए हो तो तुम यही काम करोगे। पहले जन्म पर आधारित नहीं था, सिर्फ कर्म था। एक ही परिवार में कई सारे लोग कई काम कर सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यह जाति मूलक हो गया, ठीक। तो चलिए यहीं पर पहले हम समाज की थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक। उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था भाई। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, ठीक। समाज पितृसत्तात्मक था। अगर हम महिला की बात करें तो महिला के उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति में क्या होती है? गिरावट होती है। स्थिति में गिरावट
तो हम यहाँ पर थोड़ा बात, क्योंकि यहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे तो काफ़ी लंबा हमारा चलेगा, ये वाली टॉपिक हमारी छूट जाएगी महिला। तो अभी हम महिलाओं पर ही थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्यों, उसके पीछे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जब चलेगा तो वर्ण, धर्म, जाति, आश्रम, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो एक लय नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, महिला की स्थिति, महिलाओं, यहाँ पर महिलाओं रहेगा, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर मैं अलग क्यों बता रही हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आप लोग कहीं पर कोई लिखित परीक्षा देंगे ना, तो उसमें आजकल एक नया चल गया है भाई, कि निबंध में कभी कभी, क्या ज़्यादातर से बहुत सारी परीक्षाओं में महिला की स्थिति पर लिखने के लिए आता है कि महिला पर आप निबंध लिखिए। तो मैं यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ, अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी, वहाँ पर क्या था, महिला प्रधानता देखने को मिलती है। वहीं वैदिक काल में महिला प्रधानता तो नहीं है, पुरुष प्रधान ही है, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक, तो आप लोग ये करिएगा कि जब महिला की स्थिति की बात करेंगे, महिला की स्थिति में जो गिरावट और उसका श्रेष्ठ स्थान कब था, आप एक कॉपी में या यहीं पर करीब 10 पेज छोड़िएगा, 10 पेज छोड़िएगा। जो बातें महिला के लिए, महिलाओं के लिए पूर्व वैदिक काल में कही गई है, उन बातों को वहाँ पर एक जगह लिखिए। और अभी जो बात मैं बता रही हूँ, इसको भी आप महिला के उसी पेज पर लिखिएगा, 10-15 पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसके आगे जितने भी मेरे काल चलेंगे, जो भी महिलाओं की स्थिति की बात जो भी आएगी, उसमें आप अलग से, आप साथ में तो जैसे टॉपिक की तरह आप लिखेंगे, जैसे मैं लिखवाऊंगी उस तरीके से अलग से महिलाओं की भी बातें आप वहाँ लिखते जाएंगे। एक बहुत अच्छा सा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा सिर्फ महिलाओं के ऊपर। और ये मत भूलिएगा, सिंधु सभ्यता में जो मात्र सत्तात्मक जो सत्ता थी, उस बात को भी बीच में वहाँ रख लीजिएगा। ठीक, कहाँ रखेंगे आप, ये उत्तर वैदिक काल के पहले वाले में। ठीक, कि वहाँ पर क्या थी। जब आप शुरू करेंगे पूर्व वैदिक काल की बात, कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति, पूरे भारत की अगर बात की जाए, महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी, लेकिन समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था। ठीक, जबकि हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ठीक, इतनी लाइन आप लिखने के बाद फिर वापस आप आएंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आप फिर जो भी बात मैं अभी लिखवा रही हूँ कि महिला की स्थिति में गिरावट होती है, तो आप वहाँ पर भी लिखेंगे। उसके आगे जितने भी हमारी क्लासें होंगी, जहाँ पर जो भी महिलाओं की बात मैं बताऊँगी, वहाँ एक जगह आप लिखते चलेंगे। ठीक, यही इसीलिए मैं बता रही हूँ आपसे, नहीं तो हम क्यों बताते। लेकिन आजकल आते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, अगर आप लिखित परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें महिला की स्थिति बहुत बार आ जाता है निबंध के लिए। ठीक, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और इसीलिए अभी हम सिर्फ महिलाओं पे 5-10 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट होती है। पूर्व वैदिक काल का समय क्या होता है, वैदिक काल का जो समय होता है वह भाई क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का ये समय है। ठीक, ये क्या है, ये है पूर्व वैदिक काल। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक 500 साल का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक 500 साल। और यही उत्तर वैदिक काल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व की बात है। तो ये जो बीच का जो समय है ये 500 साल का, 500 साल, ठीक। तो 500 साल में स्थितियां बदलती हैं। यहाँ लोग एक ही जीवन में आज कुछ और हैं, कल कुछ बातें और कर देते हैं। यहाँ तो साल की बात है, ठीक। तो 500 साल में किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ ऐसा रहा, या तो स्त्रियां बहुत ज़्यादा विद्वान होती जा रही थीं। अपने जैसा देखा कि ऋग्वेद में बहुत सारी जो विदुषी हैं मंत्रों की रचना की हैं। बाद में उत्तर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर सहस्त्रार्थ भी करती हैं महिलाएं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को हरा भी दिया था, ठीक। और याज्ञवल्क्य को गुस्सा भी आया था, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ बातें अपना बोले कि शांत हो जाओ, नहीं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, इस तरीके की कुछ बातें। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में 500 साल में गिरावट आती है। अगर बहुत अच्छी स्थिति की बात करें तो महिला की स्थिति पूर्व वैदिक काल में ही थी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं पर ही हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। अब हम यहाँ पर सिर्फ महिला की बात करेंगे, महिला, ठीक। यहाँ पर मैं बात लिख देती हूँ महिला। अब महिला के बारे में जरा से देखिएगा, महिलाओं की स्थिति क्या होती है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या होती है, गिरावट होती है, ठीक। सभा प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। सभा प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, वर्जित किया जाता है, ठीक। महिलाओं का सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इस समय उपनयन संस्कार महिलाओं का उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार रोक दिया गया, ठीक। आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, फिर अपने शब्दों में आप बना लीजिएगा, ठीक। जैसे मैं लिख रही हूँ, बाल विवाह होने लगा। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह होने लगा, ठीक। और इस बाल विवाह का जो उदाहरण कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में पहला उल्लेख मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में पहला उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह होने लगा था। अथर्ववेद में कन्या के जन्मदिन की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्या के जन्मदिन की निंदा की गई है। यानी कि अथर्ववेद में यह बात बताया गया है कि कन्या का जन्म दुखों का कारण है, ठीक। कन्या के जन्म के दिन की निंदा की गई है, यानी दुखों का कारण बताया गया है। क्या बताया गया है, दुखों का कारण बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म को, और यही बात अथर्ववेद में तो कहा गया है, और दुखों का कारण ऐतरेय ब्राह्मण भी बताता है। ऐतरेय ब्राह्मण
ऐतरेय ब्राह्मण भी दुखों का कारण बताता है कि कन्या के ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। ठीक, यह दो में से एक बात जरूर पूछेगा। यहाँ पर देखिए शब्द में अंतर है। अथर्ववेद में क्या कहा गया? कन्या के जन्म की निंदा की गई है। वहीं ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म का, यही ही सीधे लिख देती है इधर, नहीं तो आप लोग चलिए। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्मदिन की, जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। तथा दुखों का कारण ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया, तथा अपशगुन, इनके जन्म को अपशगुन भी, कहीं कहीं अगर दुखों का कारण नहीं पूछा तब ये पूछ देगा कि कन्या के जन्म को अपशगुन किस ग्रंथ ने बताया है। तो कौन से बताया था? ऐतरेय ब्राह्मण ने। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो कन्या के जन्म को अपशगुन कहता है? तथा अपशकुन भी, तथा अपशगुन भी बताया गया। वहीं पुत्र को परिवार का उद्धारक बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण की ही बात कर रहे हैं। वहीं पुत्र को परिवार का उद्धारक बताया गया है। कहीं पूछ ले कि परिवार का उद्धारक कौन है, पुत्र है, तो ये कहाँ बताया गया, इसलिए यहीं पर साथ में लिखवाई दिया है। ठीक ना। यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर विवाह की बात करें। महिला उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह भी होता था भाई। उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह भी होता था, बहु विवाह भी होता था, एवं नियोग प्रथा पूर्व की भांति प्रचलित थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या योग्य पति को प्राप्त कर सकती है। अब थोड़ा सा फिर से देखिए, समझ लीजिए। महिला की स्थिति की बात करें। महिला की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट हुआ, सभा प्रवेश वर्जित किया गया, उपनयन संस्कार को रोक दिया गया, बाल विवाह होने लगा। और बाल विवाह का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में ये पहला उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कन्या के जन्मदिन की निंदा की गई, अर्थात
दुखों का कारण बताया गया है। वहीं ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है तथा अपशगुन भी कहा गया है। वहीं पुत्र को परिवार का उद्धारक कहा गया, यानी पुत्र का जन्म होता है तो उत्सव मनाते हैं। ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये उसी उत्तर वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह, बहु विवाह, नियोग प्रथा पूर्व की भांति ही प्रचलित थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या योग्य पति को प्राप्त कर सकती है। यानी पति जो लोग हैं, पुरुष कई सारे शादियां करता रहे फिर भी एक कन्या पति पाने के लिए ब्रह्मचर्य करे, पूजा पाठ दुनिया भर के करे। आप बताइए कि असली रुकावट कहाँ होना चाहिए पुरुष में? अगर पुरुष 50 तो ब्याह ना करे तो कन्या का ये जो है पूजा पाठ करने की ज़रूरत है ना पड़े। लेकिन पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, सब बकवास चीज़ें होती हैं। ठीक, बहुत सारे लोग हैं 2-2 4-4 दिन व्रत रहते हैं। भाई आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा शरीर जो भोजन द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करता है उससे चलता है। अगर 2-4 दिन कोई खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा तो उसके शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएगा। वो तो वैसे भी अपनी आयु कम कर लेती हैं व्रत रह के। इस संसार में जो भी आता है उसे जाना ही होता है। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखिए, ये एक व्रत वगैरह रहना है ना, एक अपने पति के लिए एक प्रेम का एक प्रतीक मान सकते हैं कि भाई प्रेम के लिए लोग रह लेते हैं। पर यह जो नियम बना हुआ है यह बहुत ही बेकार है। कोई जीवित नहीं रह सकता। किसी की पत्नी चाहे 50 वर्ष भी लगातार व्रत रह जाए तो भी उसका पति जीवित नहीं रहता। ठीक, ये सब चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब महिलाओं के लिए शिक्षा भी तय कर दिया गया था। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की शिक्षा भी तय कर दिया गया था। यहाँ लिख देते हैं। ठीक, महिलाओं की शिक्षा भी तय कर दिया गया था। और क्या होता शिक्षा की हम बात करें महिलाओं की शिक्षा की, तो शिक्षा में 2 प्रकार के इनको शिक्षा दिया जाता था महिलाओं को। एक था ब्रह्मवादिनी। इसका मतलब मैं बता रहे हैं, ब्रह्मवादिनी एवं सद्योदाहा। ठीक, अब ब्रह्मवादिनी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, ये जो ब्रह्मवादिनी है इसका मतलब ये हुआ कि यह जो भी शिक्षा ग्रहण करती थी, ये ब्रह्मवादिनी का मतलब जो भी शिक्षा ग्रहण करती थी वह आजीवन अविवाहित रहती थी। यानी कि विद्वान किस्म की महिला रहती होगी, पूजा पाठ करती होगी। और ये जो सद्योदाहा है, सद्योदाहा जो शिक्षा ग्रहण करती थी जो लड़कियां, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, अपने परिवार का ध्यान रखती थी। मतलब इनका ब्याह होता था, परिवार का ध्यान रखती थी, परिवार को वंश देने का काम करती थी, सबके भोजन का इंतजाम करती थी। ये सारी चीज़ें ये वाली लड़की करती थी। इनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी। ठीक, इस समय फिर भी इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इस ऐसे शिक्षा पर भी रोक दिया गया था। ठीक है, अगर मैं विधवा विवाह से बात करूं तो विधवा विवाह तो देखिए होता था। अब विधवा विवाह होगा नहीं क्योंकि समाज पुरुष प्रधान था। भाई पुरुष तो चाहिए ना। उस समय भी महिलाओं का अच्छे तरीके से मशीन की तरह प्रयोग किया जाता था। कोई महिला बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए विधवा विवाह होता था। पुत्र चाहिए, बहु विवाह भी कर लेते थे। भाई शौक थी लोगों को। नियोग प्रथा पहले हम बता चुके हैं कि अगर पति नियोग का मतलब जो इसका
पति मर चुका हो युद्ध में, उसको नियोग द्वारा पुत्र की प्राप्ति की जाती थी, और ये व्यवस्था पहले भी थी और इस समय भी चलती रही, उत्तर वैदिक काल में भी। तो इतना तो हो गया। अब इसे थोड़ा मैं हटा रही हूँ, ठीक, फिर आगे कुछ बात करती हूँ। इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा। अभी एक दो बातें और हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। क्लास तो देखिए बड़ी बन जाएगी वैसे। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। जो विधवा विवाह से, विधवा विवाह तो हुआ, विधवा विवाह से यहाँ से शुरू करती हूँ। जो विधवा विवाह से जो पुत्र पैदा होता था, जो पुत्र होता था, विधवा विवाह से उत्पन्न पुत्र क्या होता था, उसे एक नाम रखा जाता था। उसका नाम देखिए, यह नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है। एक नाम तो आता है, सॉरी अलग अलग किताबों में कुछ नामों में थोड़ी अलग। देखिए, एक नाम है देधी, क्या लिख रहे हैं, एक नाम आएगा, क्या है भाई आजकल तो हम, एक नाम आएगा दधी सत्व, ठीक। अब ये स रहे चाहे ये रहे, दधी सत्व, एक नाम आएगा दधी सत्व, और दूसरा नाम आएगा देधी श्रव्य, ठीक। वैसे देधी सत्व ही नाम होना चाहिए। यह दो जो भी कोई एक नाम आए वह आप लिखिएगा, ठीक। विधवा विवाह से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे देधी सत्व या देधी श्रव्य कहा जाता था। वहीं जिसका दूसरा विवाह होता था, ये विधवा विवाह की बात होती है, और जिस महिला की दूसरी शादी होती थी, अर्थात जिस महिला की तलाक होता था और उसकी दूसरी जब शादी होती थी, तो जो तलाक वाली जो महिला से जो पुत्र उत्पन्न होता था उसकी शादी करने के बाद, यानी दूसरी, वही जो स्त्री दूसरा विवाह करती थी, विवाह से पुत्र उत्पन्न होता था, उसे क्या कहते थे, पुनर्भू कहते थे, उसे पुनर्भू कहते थे। एक मिनट बेटा, पता नहीं मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं थोड़ा सा बुक देख लेती हूँ, ठीक। हाँ ठीक है। जो स्त्री दूसरी शादी कर लेती थी, जो स्त्री दूसरी विवाह कर ले उसे पुनर्भू कहते थे, ठीक। जो स्त्री दूसरी विवाह करती थी, यानी तलाक वाली जो स्त्री महिला होती थी, वह दूसरी विवाह करती थी, तो उस विवाहित महिला को पुनर्भू कहा जाता था। और इस महिला से, पुनर्भू महिला से जो पुत्र उत्पन्न होता था, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे पौन भर्व। यहाँ पर
अगर महिलाओं की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का उत्तर वैदिक काल में प्रचलन नहीं था। फिर भी सती प्रथा से ये अज्ञात भी नहीं थे। फिर भी उत्तर वैदिक काल के लोग सती प्रथा से अज्ञात नहीं थे, ठीक। फिर भी उत्तर वैदिक काल के लोग अज्ञात नहीं थे। इसका उदाहरण का आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसका उदाहरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में तथा अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय उत्तर वैदिक काल में। फिर भी अगर सती प्रथा की बात किया जाए तो यह अनजान नहीं थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में और अथर्ववेद में सती प्रथा का जिक्र आया है। जैसे आपको बताया कि यह पुरुष प्रधान समाज है आर्यों का, ठीक। उस समय पुत्र की कामना की जाती थी कि पुत्र ही हो। तो युद्ध संघर्ष करते हुए जो भी पुरुष मर जाता था उसकी महिला को भी उसके चिता पे लिटा दिया जाता था, ठीक। हालांकि जलाया नहीं जाता था, उसकी महिला को, वह महिला उसके अपने पति के चिता पर लेट जाती थी और उस महिला से विनम्र निवेदन किया जाता था, आग्रह किया जाता था कि आप उठिए और आपका स्वागत है, आप आइए। क्यों आइए? क्योंकि आपसे पुत्र चाहिए। और वही जो विधवा महिला है उसी से नियोग प्रथा के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति करते थे, ठीक। ये चर्चा है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसीलिए सती प्रथा से अज्ञात नहीं थे, ठीक, ये अनजान नहीं थे, ये वाली बात है। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है कि, तैत्रीय ब्राह्मण की बात कर रही हूँ, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण की बात कर रही हूँ। ब्राह्मण में कहा गया है, तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि पुरुष अपनी पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अपत्नी पुरुष यज्ञ का अधिकारी, अपत्नी यानी बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं है। पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया है, ठीक। परिवार में पति और पत्नी का समान अधिकार था। परिवार में पति और पत्नी का समान अधिकार था, क्योंकि अथर्व में एक जगह इस बात का उल्लेख है कि मतलब पुरुष वर्ग कहता है कि जैसे मैं ज्ञानी हूँ वैसे तुम भी ज्ञानी हो। मैं देव हूँ तो तुम पृथ्वी हो, अर्थात कि मैं आकाश हूँ तो तुम पृथ्वी हो। संभवतः इसी तर्ज पर एक डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन हो जाती है, क्योंकि अथर्ववेद में ऐसा बताया गया है
किसी मास्टर की पत्नी मास्टराइन हो जाती है, किसी प्रधान की पत्नी प्रधान हो जाती है, और इसी तरीके से यानी कि उनको उनके समान माना जाता है। भाई कोई महिला अगर शिक्षिका हो, मास्टराइन हो, तो क्या उसके पति को कोई मास्टर बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ये तो अथर्ववेद बता रहा है। भाई पुरुष प्रधानता वाली बात है। आजकल आप लोग देखेंगे कि राजनीति में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसका लाभ जम करके पुरुष वर्ग लेता है, अपनी पत्नी को लड़ा देता है चुनाव में, अपनी जगह अपनी पत्नी को लड़ा देता है चुनाव में। अगर पुरुष सीट नहीं रहा, महिला है तो अपनी पत्नी को लड़ा देगा। भाई फिर भी वह महिला जब जीतती है प्रधानी के चुनाव में, तो उस महिला को कोई भी प्रधान जी नहीं कहता। अगर कोई कह भी देता है ना, तो वह एक उपहास स्वरूप होता है। फिर भी उसका पति ही प्रधान होता है, उस पति को प्रधान पति कोई नहीं कहता। बड़ी अजीब विडंबना है कि अभी हम कई बार इसे पेपर में देखते रहते हैं। इसके पहले वाले जो चुनाव हुई थी उस समय पति और ससुर चेयर पे बैठते थे, और जो जिला पंचायत महिलाएं होती थी वो घूंघट लिए हुए, सर पे पल्लू रहता था और वो नीचे ज़मीन पे चटाई पे बैठी होती थी। ऐसी राजनीति से क्या फ़ायदा? बताइए, कहाँ अधिकार है, कहाँ सम्मान है? भाई बैठने का बराबरी का अगर जहाँ दर्जा ना मिले तो ऐसे सम्मान से बेकार है ना? ऐसी आरक्षण नहीं चाहिए महिलाओं को, बेकार है। महिलाएं पति के साथ, देखिए अगर धर्म की बात करें तो एक पुरुष बिना पत्नी की यज्ञ आदि नहीं कर सकता था। वहीं पर महिलाओं को इस बात की स्वतंत्रता थी, महिलाओं को इस बात की स्वतंत्रता कि वह पति के साथ भी यज्ञ आदि कर सकती, धार्मिक कर्मकांड कर सकती थी, और स्वतंत्र रूप से अकेले भी कर सकती थी। यह लाइन उसमें लिख सकते हैं। ठीक, देखिए समाज पुरुष प्रधान है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर मैं महिलाओं की स्थिति की बात करूं तो उस समय से गिरावट हुआ और आज तक शायद गिरता ही चला गया है। कहीं कहीं नहीं, देखिए महिला के जीवन में दो लोगों का बहुत विशेष महत्व होता है, रोल होता है। एक तो उसके पिता का और एक उसके पति का। अगर पिता दुनिया की बातों को नज़रअंदाज करके अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दे, वो दुनिया की ना सुने, तब तो एक लड़की विद्वान हो सकती है। एक पति समाज की बुराइयों को अगर ना देखे तो वह अपनी पत्नी को आगे बढ़ा सकता है। तो दो लोगों का काफ़ी रोल होता है जीवन में एक महिला के। फिर भी देखा जाए तो एक बहुत अजीब स्थिति है महिलाओं को लेकर के। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं एक महिला हूँ इसीलिए इतने सारे महिलाओं पे बात बता रही हूँ। जो भी कारण आप समझ सकते हैं, एक तरीका ये भी है, और दूसरा ये देखिए मैं निबंध के माध्यम से आपको बताने के प्रयास कर रही हूँ। चाहो तो 5 मिनट में उस महिलाओं की स्थिति खराब थी ऐसा लिख करके हम छोड़ देते। ठीक, तो आप लोग ऐसा ना समझिएगा। देखिए महिला जो होती है ना, एक सृष्टि का निर्माण कर रही है। महिला यानी एक जो माँ होती है अपने बच्चे का क्या करती है, भविष्य का निर्माण करती है। अगर एक बच्चा कोई भी गलती करता है तो सबसे पहले उसे किसको कहा जाता है कि माँ ने नहीं सीखा, यानी माँ ही निर्माण करती है। माँ बिना पैसे लिए हुए भविष्य का निर्माण करती है, और यह अधिकार माँ के पास है, यह पिता नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये महिलाओं संबंधित प्रवचन खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे समाज। अब यहाँ जो हमने महिलाओं वाली स्थिति की बात खत्म कर दी, अब हम ये पितृसत्तात्मक की, यहाँ देखिए पितृसत्तात्मक थोड़ा सा गलत हो गया था, जल्दी में हम गलत बन गया है, सही पितृसत्तात्मक। ठीक, क्लास बड़ी बन रही है, परेशान ना होइएगा आप लोग, बात को समझना ज़रूरी है। एक बार समझ लीजिए, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक,
एक बार समझे रहेंगे ना तो बार बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं पितृसत्तात्मक वाली बात पे। यहाँ तो मिटा रही नहीं भाई। उत्तर वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में समाज अब समाज की ही बात करेंगे, आगे जो भी चर्चा होगी, ठीक। उत्तर वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर क्या था? आधारित था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित कर दिया गया था। निश्चित कर दिया गया था। और ये जो निश्चित जो कर्तव्य कर दिया गया था, इसके लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? वर्ण धर्म। वर्ण धर्म। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित कर दिया गया था और इसे वर्ण धर्म कहा जाता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब देखिए, वर्ण का मतलब हुआ, वर्ण में कौन कौन आए? 4 लोग आते हुए, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। ये जो ऊपर के ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्विज कहा जाता था। द्विज, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। द्विज का 2 अर्थ होता है। द्विज का जो अर्थ है, 2 अर्थ है भाई। क्या? दोबारा जन्म लेना और उपनयन। उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण करते थे, ठीक। द्विज का यही उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण करना था। वर्ण में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये ऊपर के ये 3 जो हैं, इनको द्विज कहा जाता था। और द्विज का 2 अर्थ होता है, दोबारा जन्म लेना और दूसरा है उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण करना। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय में ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, ये ऊपर के 2 लोगों की अब बात करते हैं, ठीक। ब्राह्मण क्षत्रिय में श्रेष्ठता को लेकर के वैचारिक मतभेद हो गया। श्रेष्ठता को लेकर वैचारिक मतभेद मतलब संघर्ष हुआ, ठीक। संघर्ष होता है। कुछ क्षत्रियों भाई श्रेष्ठता, अब ये कि पहले नंबर पे कौन रहेगा। ब्राह्मण का कहना था कि पहले नंबर पे मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान ज़्यादा है, मैं सारे कर्मकांड कराता हूँ। अब क्षत्रियों का भी अपना तर्क था कि मैं सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारी भी करता हूँ, इस समाज की भी करता हूँ, तो पहले नंबर पे मैं रहूँगा। इसी संदर्भ में क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी, ठीक। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को
चुनौती दी। किसे चुनौती दी थी भाई? चुनौती दी ब्राह्मण को, ब्राह्मण को चुनौती दिया था। ठीक, कुछ जो क्षत्रिय लोग थे, वेद दर्शन, कुछ क्षत्रियों ने वेद दर्शन संबंधी ज्ञान भी अर्जित किया था। कुछ क्षत्रियों ने वेद दर्शन संबंधी ज्ञान भी अर्जित किया था। ठीक, जैसे जो जनक, नाम पहले बता, जनक, अश्वपति, जैसे जनक, अश्वपति, प्रवाहन, जाबाली, ठीक, जनक, अश्वपति, प्रवाहन, जाबाली क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी और वेद दर्शन संबंधी ज्ञान को अर्जित किया। ये क्यों हो रहा था? ब्राह्मण क्षत्रियों में सिर्फ श्रेष्ठता को लेकर के। फिर कुछ समय बीता तो क्षत्रियों को जानकारी हुई कि इनके पास ज्ञान है, इस वजह से ये अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और यह जो क्षत्रियों का जो चुनौती दे रहा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यही प्रश्न आपसे पूछेगा। इसका जो जानकारी कहाँ मिलता है? क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी, इसका जानकारी कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक, बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसका समझौता होता है। कैसे समझौता होता है बता रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रियों में श्रेष्ठता को लेकर के वैचारिक संघर्ष होता है। इसी संदर्भ में क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी। इस बात की जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। और जो क्षत्रियों ने वेद दर्शन संबंधी ज्ञान अर्जित किया वह जनक थे, जनक, अश्वपति, प्रवाहन, जाबाली। और जनक ने ब्राह्मण याज्ञवल्क को भी शिक्षा दिया था। याज्ञवल्क, ये जो ब्राह्मण ही हैं याज्ञवल्क, ब्राह्मण याज्ञवल्क को क्या हुआ? शिक्षा दिया था। तो इसका समझौता कैसे होता है? ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय के विवाद का अंत कैसे होता है? अब हम लिखेंगे यहाँ पर विवाद का अंत कैसे हुआ? जो ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच वैचारिक संघर्ष चल रहा था श्रेष्ठता को लेकर, इसका विवाद का अंत कैसे होता है? एक समझौते के माध्यम से। एक समझौते के माध्यम से होता है। ब्राह्मण समाज में आदर सूचक। अब समझौता क्या था भाई? ब्राह्मण समाज में आदर सूचक सम्मान प्राप्त करे। ब्राह्मण को समाज में आदर सूचक सम्मान प्राप्त किया। ठीक, और क्षत्रियों को क्या हुआ? क्षत्रियों को उत्पादन पर नियंत्रण का
उत्पादन पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर अभी हम इतनी बातें बता दें कि वैचारिक मतभेद था। क्षत्रियों को जब पता चला कि नहीं, ये श्रेष्ठता का क्यों प्रमाण देते हैं कि हमसे श्रेष्ठ, तो एक समझौता हुआ, इनके विवाद का अंत होता है। इन्हें पता चला कि इनके पास वैदिक ज्ञान होने के कारण, इनके पास वैदिक ज्ञान है, इस वजह से यह अपनी श्रेष्ठ समझते हैं अपने को। तो इनका जो विवाद का जो अंत होता है वह एक समझौते के माध्यम से होता है कि समाज में आदर सूचक सम्मान प्राप्त होगा। किसे? ब्राह्मण को। 10 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय के बराबर नहीं, उससे श्रेष्ठ होगा। 100 साल का क्षत्रिय 10 साल के ब्राह्मण बच्चे को भी अपना पुरोहित समझेगा, अपना गुरु समझेगा, उसका पैर छुएगा। ठीक, श्रेष्ठता को लेकर के, ठीक है ना। और क्षत्रियों को उत्पादन पर अधिकार मिला। भाई ये क्षत्रिय हैं, राज्य चलाएंगे, तो इनका उत्पादन पे अधिकार कर लेते थे समाज को। ठीक, समाज को चलाते थे भाई, कर के अधिकारी यही थे। अब हम वैश्य की बात करेंगे थोड़ा, अब इसे हटाते हैं, वैश्यों की बात करेंगे। क्लास बहुत लंबी बनती जा रही है। ये हो गया ना, समझ लिए होंगे आप लोग।